नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माई एक्सीलेंस पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास होगी कक्षा 6 हिंदी पाठ 15 नौकर। इस पाठ में हम गांधी जी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ लेंगे। तो आइए पाठ को शुरू कर लेते हैं। नौकर। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठकर खड़े हो गए। तो बच्चों, यहाँ से हमें पता लगता है कि गांधी जी कितने साधारण व्यक्ति थे। जब वो बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, लेकिन उसका जो कार्य था वो कोई भी नौकर चाकर न करके बल्कि वे स्वयं ही करना पसंद करते थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। कौपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू ने कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देखते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथ लेते थे। उन्हें सब्जी, फल, अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। अर्थात उन्हें साफ सफाई काफ़ी पसंद थी और जो वे फल व सब्जियां, कोई भी अनाज होता था, वे उनके पौष्टिक गुणों का उनको अच्छी तरह से पता था। तो वे सभी सब्जियां, फल धुलवाकर ही प्रयोग में लेते थे। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए जिसके छिलके पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कह पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। अर्थात वे इतने सिंपल जीवन जीते थे, इतना साधारण जीवन जीते थे कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़े सभी काम वे स्वयं ही कर लेते थे। वे किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते थे। आश्रम का एक नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। अर्थात देखिए, वे इतने साधारण थे कि बर्तन तक धोने का काम स्वयं ही कर लेते थे। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी, और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले गए। बर्तन एकदम चमकते न हो तब तक गांधी को संतोष नहीं था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझकर चांदी सा चमका लेते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था
कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने को चले जा रहे हैं। अर्थात वे अपना काम तो कर ही लेते थे, बल्कि दूसरों के कामों में भी हाथ बटाते थे। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन क्या होता है, एक दिन गांधी कुछ है स्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों का नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले गए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। अर्थात क्या हुआ, एक दिन जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उनके साथ काम करने वाले आश्रमवासी ने सोचा कि गांधी जी का पानी हम भर देते हैं, किंतु वो बात भी उनको अच्छी नहीं लगी। उनको अपना काम करना ही था, तो उन्होंने एक पानी का टब उठाया और वो सिर पर रख के आश्रम में ले आए। तो ये दिखाने के लिए कि आप मेरा काम न कीजिए, अपना काम मैं स्वयं ही कर सकता हूँ। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। हर प्रकार का काम करने की उनमें अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने क्या किया, जब दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे तो एक बोअर युद्ध में उन्होंने घायल जो लोग थे उनको स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक पैदल ढोया हुआ था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉल्स्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। अर्थात वो इतनी मेहनत करते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। अगर गांधी जी चाहते तो उनके पास वो बैरिस्ट्री करते थे और हजारों रुपए कमाते थे। चाहते तो वो बड़े अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते थे, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। वो बिल्कुल दूसरे आम लोगों की तरह ही अपना जीवन बिताते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी भी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तश्तियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार कर रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। अर्थात वे बिल्कुल भी खाली नहीं रहना चाहते। अगर खाली समय भी है तब भी वो अपना कोई ना कोई काम में ढूंढ ही लेते थे। भाई आगे पढ़ते हैं। जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। अर्थात वो और दूसरे जो साथी थे उनको कभी भी परेशान करना पसंद नहीं करते थे। 9 आखिरी पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। मतलब देखिए, इतनी उम्र में भी वो रसोई का काम स्वयं कर लेते थे और उनको भी सिखाते थे, दूसरों को भी। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, उन्हें पिला सकते थे और अपने साथ में उनको बहला भी सकते थे। तो एक बार की कहानी है, देखिए। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई हैं। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे
उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करते, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। अर्थात वो इतने हारे थके होने के बावजूद भी जो उसका रोजाना का काम था उस बच्चे को अपने पास लेटा लेना, तो वैसा ही अगर वो देर से भी आते तब भी ऐसा करते थे। वे चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध भी छोड़ दिया। भाई इस तरह वो उसका दूध छोड़वाया श्रीमती पोलक के बच्चे का। किसने? महात्मा गांधी जी ने। चलिए आगे पढ़ते हैं। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। अर्थात वो सभी को एक समान समझते थे, किसी को भी बड़ा या छोटा नहीं मानते थे। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को दुहाता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके लिए बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही मानता हूँ। अर्थात महात्मा गांधी जी किसी भी नौकर को नीचा या छोटा नहीं समझते थे, वे उन्हें अपने भाई बहन के समान ही समझते थे। और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। अर्थात वो उनको यह आशीर्वाद दे के आए कि आपने जो मेरी सेवा की है उसके लिए मैं तो आपको कुछ देने में समर्थ नहीं हूँ, लेकिन भगवान ईश्वर आपको जरूर इसका प्रतिफल देंगे। तो आपने पढ़ा बच्चों कि जो महात्मा गांधी का जीवन था वो कितना साधारण एक आम नागरिक की तरह था। अगर वो चाहते तो उनके पास काफ़ी धन दौलत थी, वो भी आराम का जीवन जी सकते थे, किंतु उन्होंने इतनी सारी कठिनाइयाँ झेलकर एक आम आदमी का जीवन यापन किया। तो अब हम यहाँ पर कुछ महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए कुछ आंदोलनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले चंपारण आंदोलन। ये चंपारण आंदोलन क्या है तो सुनिए बच्चों। चंपारण एक बिहार का ज़िला है, चंपारण जगह है एक बिहार में। तो यहाँ पर क्यों आंदोलन चलाया गया था ये भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर क्या था, जो मज़दूर लोग थे या जो खेती बाड़ी करने वाले लोग थे और जो बड़े बड़े जमींदार थे, लैंडलॉर्ड बोलते हैं, वो अपने खेतों में इन मज़दूरों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे। और नील की खेती करवाकर और उनको अच्छे से मतलब निश्चित मूल्य पर बेचने के लिए विवश कर रहे थे, मतलब उचित मूल्य भी नहीं दे रहे थे उसका फसल का। तो इसलिए उन्होंने उनका विरोध किया और महात्मा गांधी जी के पास वे गए और तब उनसे आंदोलन के लिए उन्होंने उनसे आग्रह किया। तो एक बार पढ़ लेते हैं। गांधी जी द्वारा सन 1917 में चंपारण आंदोलन चलाया गया। कब चलाया गया? 1917 में। यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में चलाया गया था। चंपारण आंदोलन को चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन लैंडलॉर्ड द्वारा किसानों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में चलाया गया था। भाई लैंडलॉर्ड किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे थे। ये नील की खेती क्या, एक प्रकार से अफीम की ही तरह होता है। ये एक फूल की तरह पौधा होता है, पादप होता है, जिस पे अलग अलग तरह के फूल लगते हैं और उनसे फिर पाउडर बनता है, पाउडर भी बनता है और तरल पदार्थ के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। भाई किसानों को लैंडलॉर्ड का
क्या यह अत्याचार रास नहीं आ रहा था? किसान इससे मुक्ति पाना चाहते थे तथा किसानों ने इस अत्याचार से बचने के लिए गांधी जी से मदद मांगी। गांधी जी चंपारण के हालात को देखने के लिए चंपारण गए। तो वो कैसे चंपारण आए वो भी मैं आपको बता दूं। एक किसान थे, राजकुमार शुक्ल नाम के किसान थे। वो बार बार गांधी जी जहाँ भी सभा करते थे तो वहाँ वहीं पर उनसे मिलने के लिए पहुँच जाते थे और उनसे बार बार आग्रह कर रहे थे कि जो चंपारण के लोगों के साथ, मजदूर या किसान भाइयों के साथ जो अत्याचार कर रहे थे लैंडलॉर्ड, उसके विरुद्ध आप आवाज़ उठाइए। और अंत में फिर महात्मा गांधी जी राजकुमार शुक्ल की बात मान जाते हैं और वो चंपारण आते हैं। तो चलिए आगे दूसरे आंदोलन के बारे में जानते हैं। फिर है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या था ये भी देखिए। असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 में चलाया गया। इस आंदोलन को चलाने के पीछे कई अहम कारण थे। सन 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रोलट एक्ट पास किया गया, जिसे भारतीय जनता ने काला कानून की संज्ञा दी। रोलट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई, जिसमें हजारों की भीड़ जुटी। वहां ब्रिटिश जनरल डायर भी अपनी टुकड़ी के साथ पहुंच गया और उसने निहत्थी जनता पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिस कारण हजारों की संख्या में मासूम बच्चे, महिलाएं, पुरुष मारे गए। ब्रिटिश सरकार के इस दुस्साहस से ब्रिटिश सरकार चौतरफा विरोध में घिर गई तथा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरोध में सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला। असहयोग आंदोलन क्या था कि ब्रिटिश सरकार का हमें किसी भी तरह से सहयोग नहीं करना है, हम हर मुद्दे पर उनका विरोध करेंगे, उनका साथ नहीं देंगे। ये लगभग 2 से 3 साल तक चला, 1922 तक चला। फिर 1922 में महात्मा गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। क्यों ले लिया? ये भी एक घटना हुई थी। उत्तर प्रदेश में एक चोरा चोरी नामक एक जगह है, वहाँ पर एक कांड हुआ था, चोरा चोरी कांड के नाम से वो फेमस है। 1922 में उसके कारण महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि वो अहिंसा पसंद आदमी थे। तो जो चोरा चोरी कांड हुआ तो वो एक हिंसा का काम था, तो जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी नाराज हो गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह या फिर इसे दांडी मार्च भी बोल सकते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक बनाने पर लगाए प्रतिबंध को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई। मैं बता दूं बच्चों, इस आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या था कि जो अंग्रेजी सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, वो हमारे भारतीय कपड़ों पर, चाय पर और भारतीय जो नमक था उस पर टैक्स लगा दिया था उसने। वो कह रही थी कि आप हमारा जो ब्रिटिश अंग्रेज़ों का जो नमक है, इंग्लैंड का जो नमक है या कपड़ा है या कोई और जो खाने पीने की चीज़ें, आप उसे यूज कीजिए, उसका प्रयोग कीजिए, न कि भारतीय सामान का। तो फिर जो एक नमक है वो तो एक आधारभूत चीज़ होती है खाना बनाने के लिए, सब्जी के लिए। बगैर नमक के तो वो स्वादहीन बनता है। तो और जो अगर हम अपना नमक बना रहे थे तो ब्रिटिश सरकार हमें रोक रही थी या उस पर टैक्स लगा देती थी भारी, जो हम चुका नहीं पाते थे। और वो हमें प्रेशर डाल रही थी कि आप भारत का नमक प्रयोग न करके इंग्लैंड का नमक ही यूज कीजिए। तो उसके विरुद्ध में महात्मा गांधी जी ने ये नमक सत्याग्रह या जो दांडी मार्च बोलते हैं वो यात्रा शुरू की। कब शुरू की? 12 मार्च 1930 को। इसके तहत गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला। गांधी जी अपने 72 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से पैदल चलकर, ये साबरमती आश्रम गुजरात में है, वहां से पैदल चलकर 24 दिनों में 240 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर दांडी गांव समुद्र तट पर पहुंचे भाई। ये भी गुजरात में ही है। लगभग 240 किलोमीटर की यात्रा पूरी की 24 दिनों में उन्होंने, तब जाकर वो समुद्र के किनारे पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने नमक बनाया और जो अंग्रेजों का नमक था उसका विरोध किया। गांधी जी ने समुद्र के किनारे पहुंचकर नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा। गांधी जी के नमक बनाने के बाद पूरे देश में नमक कानून को तोड़ा गया। तो इस प्रकार की ये यात्रा थी, या इसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और माई एक्सीलेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।